अगर किसी व्यक्ति को पंगु बनाना हो, उसे बर्बाद करना हो, तो उस अगर और उसके साथ उसकी सारी फाइनेंशियल पावर को छीन लिया जाए और उसको इतना कमज़ोर बना दिया जाए कि अगर उसको कोई बाहरी झटका लगे तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए। लेकिन दिखाने के लिए बड़ा ही अच्छे संबंध रहे थे उसके साथ, उसके अंतिम संस्कार को बड़ा अच्छे तरीके से कर दिया जाए, डिसेंट बोरियल दिया जाए, ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ऐसा ही किया था। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल पावर को छीन लिया, उसे पंगु बना दिया, उसे लगभग लगभग बहुत ही कमज़ोर बॉडी बना दिया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा उसको पावर को लगभग ख़त्म कर दिया गया, उसको लगभग लगभग बर्बाद कर दिया गया कंपनी को। क्यों? क्योंकि उस पर ब्रिटिश क्राउन की इच्छा थी कि जितने इंडियन टेरिटरी हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ना हो। ऐसा ही किया। फिर होता है क्या आगे, 1853 के चार्टर एक्ट को लास्ट चार्टर बनाया गया। उसके बाद एक भी ऐसा कोई क्लू नहीं दिया गया कि अगली आगे कंपनी का क्या होगा। इससे ये साफ था कि कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ेगा और कभी भी वो टर्मिनेट हो सकती। वो दिन आ भी गया, 1857 की क्रांति। जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, तब पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वो भारतीय जो संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, उसे झेलने में सक्षम था नहीं। अलग बात है, उन्होंने किसी तरह उस संग्राम में अपने आप को बचा लिया, ब्रिटिश रूल को बचा लिया, और उससे उन्हें एक बात एहसास हो चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है किसी भी तरह से सक्षम नहीं है भारत में शासन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को स्थापित कर दिया। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बादी की कहानी और साथ ही साथ भारतीयों को लूटने की कहानी। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो उसने 1853 के बाद क्या क्या किए। साथ ही साथ हम ये मेन चीज़ देखेंगे, हमारे संविधान के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है। क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल तो ख़त्म की गई 1858 में, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चलता है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ था, उसे कैसे ब्रिटिश क्राउन ने ही ख़त्म कर दिया। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। और मैं सत्यवान आनंद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को कंप्लीट करेंगे, उसका सिलेबस वाइज ही आगे चलेंगे। अगर हम देखें, एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक वर्ड आता है हमारे सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्या है? हम पहले देख रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रेगुलेटिंग एक्ट लाए 1773 में, फिर अमेंडिंग एक्ट 1781 में आया, फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है, फिर 1793 में चार्टर एक्ट 1793 आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। लेकिन अचानक में ये क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था कौन? अचानक भारत सरकार कहाँ से आ गई? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट से अचानक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ कहाँ? ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स की चाल थी और हमने देखा इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर हमें कुछ मिनट के बाद देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि 1853 के बाद हुआ क्या था, और 1853 के बाद 1858 की जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बीच की थोड़ी सी हम कहानी को देख लेते हैं और थोड़ा सा इसके पहले हम इसके हिस्ट्री को देखेंगे कि ये आया ही क्यों।
तो अगर हम देखें आगे, तो जो 1857 की क्रांति है उसे भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कहा है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, इसे सिपोई म्यूटनी कहा है। तो अगर हम देखें अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन सबने दिया। भारतीयों ने अपने अनुसार इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, जबकि ब्रिटिशर्स इसे सिपोई म्यूटनी कहते हैं। इसके बाद होता क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ जाती है। एक जो नया एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उस एक्ट को कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अब तक क्या गवर्नमेंट बैड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही थी? नहीं, ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं थे, बहुत चालू टाइप के थे, बच्चों की तरह बात नहीं करते थे, बड़ा ही चालाकी से बात करते थे। एक गुड गवर्नमेंट का मतलब ये है रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल गवर्नमेंट। यानी जो गुड गवर्नमेंट का मतलब है एक्चुअल में वो अपने लिए बनाए थे। वो गुड गवर्नमेंट एक्चुअल में गुड गवर्नमेंट ना होकर के वो एक गुड मैनेजमेंट था। गुड गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कहा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अब कोई भी पर्सन गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम क्यों कर रही है। जैसे पहले जो राजा महाराजा होते थे, शासक होते थे, उनसे कोई ये नहीं पूछ सकता था कि कोई काम क्यों कर रहा है, कोई बिल्डिंग क्यों बन रही है, या कोई बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही, कोई नहर क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा कोई पूछ नहीं सकता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भारतीयों, अब तुम हमसे पूछ सकते हो कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को उन्होंने कहा कि ये मतलब होगा रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल गवर्नमेंट का, यानी गुड गवर्नमेंट का। उन्होंने क्या कहा कि जो गुड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया, उन्होंने काउंसिल बनाया। उस काउंसिल में 15 मेंबर थे, और ये जो मेंबर होते थे, एक एक्चुअल में ये जो बॉडी थी एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती। उसका हेड कौन होता था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो 15 मेंबर की काउंसिल बनी, इसके पास पावर नहीं था, ये केवल एडवाइस दे सकती थी। असली पावर किसके पास थी? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन उसके पास भी पूरी पावर नहीं होती थी, वो खुद रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट बना दिया कि एक रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल गवर्नमेंट के नाम पर उन्होंने 15 मेंबर की काउंसिल बनाया, जो केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी, और उसका हेड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो कौन होता था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होता था, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, आंसरेबल था। आगे हम देखें तो जो भी भारत में ऑफिसर होते थे, पूरे भारत से, पूरे भारत का मतलब है जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, हमने देखा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन सारी टेरिटरी को क्या कर दिया, क्राउन के पोसेशन के रूप में, क्राउन के पोजेशन के रूप में घोषित कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका एक ट्रस्टी बना दिया। जो भी ऑफिसर भारत में थे, अब उनकी एक जिम्मेदारी थी कि भारत में वायसराय को रिपोर्ट करें। ये वायसराय कौन है, अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया। इसको थोड़ा हम अभी आगे देखते हैं। तो जो भी भारत में ऑफिसर थे वो रिपोर्ट करते थे वायसराय को। वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग था, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। वायसराय क्या करता था? वो रिस्पॉन्सिबल था, यानी ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति थे? वायसराय के। वायसराय किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था? तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। यानी वायसराय सारी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को देखता था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, यानी ये जो है कोई भी काम करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती थी, आंसर देना पड़ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी किसके प्रति आंसरेबल थी? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक, यानी जो उसी को कहा गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कहा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह दिया गया कि एक आंसरेबल गवर्नमेंट है। यानी अब एक चेन बन गई, और जो आंसरेबल गवर्नमेंट थी इसी को उन्होंने कहा कि ये गुड गवर्नमेंट है। ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया। जो ऑफिसर होंगे वायसराय को रिपोर्ट करेंगे, वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट को करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद क्या है,
एक क्राउन को रिपोर्ट करती है। ये सब एक सिस्टम जो है, इसी सिस्टम को कहा गया एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी दूसरे को रिपोर्ट कर रही है। इसी को उन्होंने कहा कि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एक आंसरेबल गवर्नमेंट है। इसी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा गुड गवर्नमेंट। यानी एक्चुअल में क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोई गुड गवर्नमेंट की, गुड गवर्नेंस की कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, एक्चुअली एक गुड मैनेजमेंट दिख रहा है। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने कह दिया कि भारत में एक आंसरेबल गवर्नमेंट हम दे रहे हैं, गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं। एक्चुअल में उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार एक गुड मैनेजमेंट बना लिया। हम आगे देखते हैं 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें एक प्रोक्लेमेशन आता है। 1858 में एक प्रोक्लेमेशन हुआ और क्वीन विक्टोरिया ने खुद को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया, यानी अब भारत की महारानी हो गई। ये क्या हुआ, अब तक तो भारत में गवर्नर जनरल होते थे, फिर वायसराय, और उसी टाइम तुरंत जो है भारत में, उससे पहले तो कोई जो राजा होता था वो एक जो है एक राज्य का होता था, लेकिन अचानक में यहाँ महारानी ही आ टपकी। कैसे हुआ, ऐसा हुआ यार, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट में। हम चल के देखते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट एक्चुअल में क्या कहता है, उसके एक पॉइंट को हम देखते हैं। अगर हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, उसमें एक वर्ड आता था, दिस इम्प्लाइड सेंट्रलाइजेशन वन मैन शो। यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट था वो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया था। अब वन मैन शो हो गया था, वो कौन था, ब्रिटिश क्राउन ही था। अब कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था 1833 के चार्टर में, उनका अब भारत पर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल है। यानी यानी अब भारत में वो एक लुटेरा के तौर पर नहीं है, एक बाहरी आक्रमणकारी के तौर पर नहीं आए हैं, इनका भारत पर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल है। इसी पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल के माध्यम से उन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में ही उन्होंने एक प्रोविजन लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। वहीं पर 1833 में ही एक वर्ड आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। ये यानी हम कह सकते हैं कि 1833 में ही प्लान बन गया था कि जो भारत की पूरी शासन व्यवस्था है उसे कब्जा करने का। उन्होंने क्या किया, 1833 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड दे दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चल रहा था उसी के माध्यम से जब हम देखते हैं 1858 को जो एक्ट आता है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। यानी इसकी पूरी कहानी छिपी हुई थी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में आ गया था। उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया तो लास्ट चार्टर कह दिया था, उसी टाइम कह दिए थे 1853 में ही। उसके बाद उन्होंने जो एक्ट लाए उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह दिया, क्योंकि वो अपने आप को भारत का शासक घोषित कर दिए थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो महारानी थी ने पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल के नाम पर अपने आप को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल भारत पर हो गया। यहाँ से ये चीज़ें थी कि ये वाई शब्द आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों का जवाब यही है कि 1853 में ही उन्होंने पूरे भारत के शासन को कंट्रोल करने के लिए, कब्जा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसको एक अथॉरिटी बना दिया। और 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसके सारे पावर को छीन लिया गया। इस चीज़ को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पर एक काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर हैं, का हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अगर हम आगे देखें इस चार्टर एक्ट के, अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ फीचर क्या थे, उन्होंने कुछ काम क्या क्या किए। अगर हम देखें 1857 के क्रांति के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया। क्यों एबोलिश किया,
क्योंकि उन्होंने खुद उस कंपनी को बहुत कमज़ोर बना दिया था। पहले फाइनेंशियली वीक किए, उसको उसके सारे पावर छीन लिए, कि टेरिटरी को अपनी टेरिटरी घोषित करके उसे एक ट्रस्टी बना दिया गया। जब कंपनी बाहरी झटके, इससे का तात्पर्य मेरा यहाँ है कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश टाइप से बात कर रहा हूँ, इंग्लिश साइड से बात कर रहा हूँ। उनको एक झटका लगा, लेकिन भारतीयों के लिए तो ये अच्छा चीज़ था। भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब भारतीयों ने अपना स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह किया, रिवोल्ट हुआ, उसको सह नहीं पाया। उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इस पूरे सिस्टम को ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एबोलिश कर दिया। और साथ ही साथ जो भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब तक होती थी, ऑन पेपर होती थी, पहले भी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को होती थी, जो पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड रिवेन्यू, ये तीनों मैटर, जो गवर्नमेंट का पावर है, टेरिटोरियल पावर है, रेवेन्यू का या मिलिट्री भी पावर था, वो सारा पावर किसको ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन को सीधे ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे प्रक्रिया को व्हाइट म्यूटिनी कहा गया था। व्हाइट म्यूटिनी का क्या मतलब है कि ये ऐसा क्रांति था जिसमें कोई रक्त न बहा, कोई खून खराबा न हुआ। ऐसा कैसे? तो जो ब्रिटिश के आर्मी थी, जो एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, पूरी की पूरी आर्मी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब खत्म किया गया तो उसने कोई विद्रोह नहीं किया, उसने तुरंत अपने एलिजेंस, अपनी निष्ठा ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित कर दिया। यानी उसने बिना किसी क्रांति के, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन में अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त कर दिया। इसलिए इसको व्हाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है। अगर आगे हम देखें तो इसने एंड कर दिया किस चीज़ को, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। हम देखते हैं 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स ने लाया था। उसमें एक सिस्टम बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो बॉडी बना दी गई। वहीं से एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा 1784 से। 1784 से जो सिस्टम चल रहा था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल मैटर को देख रहा था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये फाइनेंशियल मैटर को देख। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, इसलिए इन्होंने क्या किया, अब इस सिस्टम को भी क्या किया, डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। इस पूरी कहानी का एंड कर दिया, द एंड। इस डबल गवर्नमेंट का द एंड हो गया 1858 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आगे हम देखें तो यहाँ पर एक नया पोस्ट क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक नए पोस्ट का गठन किया गया। ये पोस्ट जो होता था, हम पहले ही देखें, इसके पास क्या था, ये एक नई ऑफिस जो थी, ये कम्प्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। और इसको जो है पूरे भारत में जो भी अब ब्रिटिश टेरिटरी थी, अब उसका ब्रिटिश पोजीशन था, उस पूरे ब्रिटिश पोजीशन पर इसके अथॉरिटी और कंट्रोल स्थापित हो। यानी पूरे भारत का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, साथ ही साथ सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री, सारे पावर पर, जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी वो ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी हो गई। महारानी विक्टोरिया ने अपने आप को यहाँ की प्रशासिका नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये एक्चुअल में पूरा रिप्रेजेंटेटिव बन गया। एक्चुअल में तो विक्टोरिया कभी भारत आई नहीं, वो क्या थी, वो ब्रिटेन से ही शासन करती थी। एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये क्या होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, यानी एक वहाँ का मिनिस्टर होता था। ये कम्प्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश क्राउन के। ब्रिटेन में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है, पर वो रिपब्लिक नहीं है। आज भी वो मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। मोनार्कियल डेमोक्रेसी का है, वहाँ पर जनता जो है, सरकार जनता के प्रति नहीं रिस्पॉन्सिबल है। जो राजा होता है, किंग या क्वीन होते हैं, एक जनता उनके लिए एक सब्जेक्ट है, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत में जबकि अलग सिस्टम है, इसको हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पोस्ट आया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसके कुछ और भी पावर दिए गए। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी जो इसको एडवाइस देती थी। ये 15 मेंबर काउंसिल भारत में होते थे, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ होता था, ये लंदन में बैठता था। भारत में भी आता था
लेकिन ये लंदन का यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होता था। तो ये जो 15 मेंबर काउंसिल थी, इसका चेयरपर्सन कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये बॉडी कम्प्लीटली एडवाइजरी इन नेचर थे, यानी इसके एडवाइस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा माना जाना या न माने डिपेंड नहीं करता था। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो माने या न माने, उसके ऊपर बाइंडिंग नेचर नहीं था। यानी इस तरह हम देख सकते हैं कि जो भारत का प्रशासन था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया, के माध्यम से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पर्सन था, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया, पूरी पावर आ गई भारत के शासन व्यवस्था। साथ ही साथ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है एक कॉन्स्टिट्यूट के एक बॉडी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ इन काउंसिल जो है बनाया, उसमें एक बॉडी कारपोरेट बनाया। और बॉडी कारपोरेट के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का उन्होंने एक और प्रोविजन लाया। प्रोविजन ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है, उसके पास जो है कैपेबल सुइंग एंड बीइंग सूड, यानी अब एक सिस्टम दिया जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी, उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक चरण रखा था। चरण क्या था? उन्होंने कहा कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी भारतीय व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है, साथ ही साथ कोई भी भारतीय व्यक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर मुकदमा कर सकता है। ये काम दोनों जगह हो, भारत में भी और लंदन में भी, यानी इंग्लैंड या लंदन में। यानी अब हमारे पास एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर दिखता है कि अगर कोई मामला फंसे तो कोई व्यक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर मुकदमा कर सकता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर लगे कोई लॉ ब्रीच हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है किसी पर्सन के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुकदमा कर सकता है। यानी म्यूचुअल था, और ये मुकदमा दोनों जगह हो सकता था, भारत में भी और इंग्लैंड में भी ये हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक स्टेप हमको देखने को मिलता है जो एक्सप्लिसिट था, क्लियर था, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसरेबल गवर्नमेंट का एक स्टेप हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आगे देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो उन्होंने इसे गुड गवर्नमेंट कहा ही था। इसी गुड गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से उसे वायसराय ऑफ इंडिया कह दिया गया। यानी जो भारत में शासन चलाता, जैसे हमने कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो कैबिनेट मिनिस्टर होता था, वो लंदन में रहता था। एक काउंसिल होती थी 15 मेंबर की जो एडवाइस देती थी, लेकिन जो भारत में शासन देखता था वह था वायसराय ऑफ इंडिया। जो पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। तो वायसराय ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उसके पावर में तो कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, बस उसका नाम बदल गया, नाम बदल दिया गया। जैसे अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, बाद में योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, वो शहर वही है। तो उसी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया। उसके पावर में ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई शायद, लेकिन उसके प्रेस्टीज में बढ़ोतरी बहुत हुई। क्यों? क्योंकि अब उसके पास वो ये कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके पास दिखाया गया कि उसके प्रेस्टीज ज़्यादा है, उसका पद बहुत बड़ा कर दिया, पद बहुत बड़ा कर दिया गया, इन पावर कंटिन्यू रहा। तो जब ये 1858 का समय था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था। जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उस समय भी ये गवर्नर जनरल था, इसी को वायसराय बना दिया गया। यानी ये लॉर्ड कैनिंग जो है, ये फर्स्ट वायसराय था भारत का और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यानी लॉर्ड कैनिंग को दोनों ही पोस्ट मिले थे, और ये क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अब इसको एक बड़ा पद दे दिया गया था कि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये एक्चुअली ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था,
ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, वो आज भी है, तो ब्रिटिश क्राउन के। तो एक बहुत बड़ी चेन बना दी गई, उसी चेन के माध्यम से इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और इसी चेन को कहा गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या गुड गवर्नमेंट। जिसको मेरे अकॉर्डिंग ये गुड गवर्नमेंट नहीं था, एक एक्चुअली गुड मैनेजमेंट था। उन्होंने मैनेज करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक डेवलप किया। साथ ही साथ देखें तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आता है, इसमें बदलाव व्यापक तौर पर अगर हम देखें तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ही चेंजिंग आई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ही इनका जो भी चेंज हुआ था, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में चेंजिंग हुई थी, अन्य किसी मामलों में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो चुकी थी, पूरी पावर इनके पास आ गई। वही जो ट्रांजिशन था, पावर का जो ट्रांजिशन एक्चुअल में हो तो चुका था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जितने पोजीशन हैं ब्रिटिश क्राउन के, वो उसी के पास रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे। लेकिन अब व्हाइट म्यूटिनी हुई, सारे पावर ट्रांसफर हो गए। जो पावर का ट्रांसफर था, उसी के रेफरेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वही हमको 1858 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो इसने कोई सिस्टम के स्ट्रक्चर में नहीं चेंज किया। जैसा कि हमने कहा कि इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पोजीशन थी उसी को व्हाइट म्यूटिनी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसलिए इसमें बहुत बड़ा जो है सिस्टम में के स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं हुई। जो पहले स्थिति थी, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पहले चल रहा था, वही अभी भी चल रहा था। यानी हम कह सकते हैं ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग एंड नो चेंज इन ग्राउंड। तो रियलिटी में ग्राउंड पर कोई चेंज हुआ नहीं था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा चेंजिंग किया था पावर ट्रांजिशन के वजह से, और उसको उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया और भारत का जो है प्रशासन सौंप दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो उन्होंने इतना ज़्यादा ये एक अरेंजमेंट दिखा दिया, जिसको उन्होंने गुड गवर्नमेंट का नाम दे दिया, आंसरेबल गवर्नमेंट का नाम दे दिया। तो ये सब चीज़ों से लगता था कि कोई चेंजिंग है, लेकिन एक्चुअल में चेंजिंग नहीं थी। वो क्या थी, ओनली सेल्फ प्रेज। वो अपनी ही प्रशंसा करने के लिए इस एक्ट को लाए थे। यानी यह एक्ट कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन की प्रशंसा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रशंसा को करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इतना ही इस एक्ट में मेन प्रोविजन। साथ ही साथ देखें, इसने जो है एक इस्टेब्लिश कर दिया सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडियन अफेयर। यानी अब जो इंडियन अफेयर थे, इंडियन के जो भी मैटर थे, हमने पहले ही देखा कि क्वीन विक्टोरिया जो है भारत की को शासिका घोषित कर दिया गया। 1858 का जो प्रोक्लेमेशन था उसे इंडिया का शासिका घोषित किया गया, शासिका घोषित कर दिया गया। अब जो है पूरा जो इंडियन अफेयर होता था, उसके जितने सुपरविजन या कंट्रोल का मैटर होता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से। ये था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने जो भी चेंज किए, उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो इफेक्ट है, वो थोड़ा इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से हमको इसके आगे जो 1858 के आगे हम पढ़ेंगे कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आता है, उसका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन पर साफ दिखता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे जो हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट बाद में देखने को मिला। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमेशा हमसे जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।